संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हरगोविंद जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरगोविंद जी, आपसे भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और जानना चाहूंगी इस लिस्ट पर आप क्या कहेंगे सबसे पहले। हरगोविंद जी, देखिए, रणनीति के हिसाब से यदि आप देखें तो ये स्वागत योग्य भी है और जिसको कहते हैं ना कि 2020 में पहले ही एक दो ओवरों में चौके छक्के, तो ये तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट ऐसे दिख रहा है। और जहां विशेष तौर पे दिल्ली का जिक्र करना चाहूंगा जी कि दिल्ली में बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एकदम परफेक्ट, जैसे परवेश वर्मा, अब यहां स्वर्गीय सैफ सिंह वर्मा जी वो जन नेता थे जी, और परवेश जी जो हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, दोनों में अंतर है। और 2 बार अवसर मिलने के पश्चात कहीं ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि रही होगी जो पार्टी को उनकी टिकट काटनी पड़ी। और कमलजीत जी जो टिकट जिनकी अब घोषणा की गई है, तो मुझे तो लगता है कि महाबल मिश्रा जी के सामने ये चुनाव एक तरफा नहीं कर दिया गया कि जो क्षेत्र में महिला होने के नाते एक वो महापौर भी रही हैं, तो एक उनकी छवि काम करने वाले कार्यकर्ता, काम करने वाली नेत्री की। दूसरा, बांसुरी तो बिल्कुल हकदार थी, मेरी छोटी बहन जैसी है कि होगी। स्वर्गीय सुषमा जी के साथ काम करने का अवसर मिला तो सुषमा जी स्नेह भी करती थी और आदर भी करती थी हम जैसे सामान्य कार्यकर्ता का। लेकिन अब बांसुरी युवा है और उनके लिए भविष्य उज्जवल है और आशा है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो नेत्री बनेगी। तो और बाकी जहां आप देखिए कि विपक्ष पर यदि आए, कांग्रेस देखिए देश का राष्ट्रीय दल, प्रमुख विपक्षी दल, उनको तो हासिल करना था ना, उनके पास तो समय था, अवसर था जो उन्होंने व्यर्थ कर दिया। उन्हें जो लीड लेनी चाहिए थी 1-2 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी चाहिए थी। और वो क्या कब करेंगे? मुझे नहीं लगता वो लोग चाहते भी है कि हम चुनाव लड़ें। और कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट पर यदि वो जिन प्रत्याशियों को एबी फॉर्म देंगे, अपनी टिकट देंगे, वो नॉमिनेशन ही भरने जाएंगे या नहीं। बिल्कुल। चलिए हरगोविंद जी, आपके ये चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं इस लिस्ट के हिसाब से। मुकेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी जिस तरीके से रणनीति पर काम हो रहा है। हमने 2014 में देखा, नरेंद्र मोदी ने जिन चेहरों को खड़ा किया बिना किसी दिक्कत के, रोक रुकावट के, वो जीतते नजर आए। 2019 में भी यही देखा गया। और अब अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी ऐसी सेट हो गई है, भले ही प्रत्याशी कोई भी हो, वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही दिया जाता है। मुकेश जी, हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। एक बार मैं हरगोविंद जी को एक बार मैं सुनना चाहूंगा। दिल्ली की राजनीति करते हैं और दिल्ली की राजनीति बड़ी बारीक नजर रखते हैं। एक बार हरगोविंद जी जो बोल रहे थे, एक बार मैं जी बिल्कुल हरगोविंद जी प्रतिक्रिया ले लें। जी, मुस्लिम प्रत्याशी का जहां जिक्र हुआ उस पे आने के पहले मैं, मुकेश जी ने अभी ब्रेक के पहले जो कहा कि भाजपा में संगठन चुनाव लड़ता है। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में चुनाव तो संगठन ही लड़ रहा है, लेकिन ये भाजपा की विशेषता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आंशिक जितने भी संगठन है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो दिल्ली की अभी की लिस्ट हमने देखी जिनमें नाम कटे, जो लोग सांसद बन के आए थे वो भाजपा के ही तो कार्यकर्ता थे। अब जब वो लोग जनता में उपलब्ध नहीं रहते, अपने काम को सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं होते, तो शर्मिंदगी तो पूरे संगठन को झेलनी पड़ती है। इसी कारण फिर हाईकमान को उनकी टिकट काटनी पड़ती है। और संगठन के लोग जो वोट मांगने जनता के बीच में जाते हैं, तो 5 साल जवाबदेही जनप्रतिनिधि से ज्यादा उन लोगों की होती है जो 365 दिन और वर्षों से एक विचारधारा के लिए क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। अब जहां तक मुस्लिम प्रत्याशी की बात आई, कोई भी राजनीतिक दल जीत की गारंटी को लेकर ही तो प्रत्याशी मैदान में उतारता है। अब भारतीय जनता पार्टी में यदि मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत का अनुपात जो है वो बहुत कम रहेगा, तो वो कैसे उनको अत्यधिक तादाद में देंगे टिकट। जैसे 2004 का मैं आपको एग्जांपल दूं, आजमगढ़ की सीट, वहां से हिंदू प्रत्याशी तय हो चुके थे। अचानक आधी रात को मुख्तार अब्बास नकवी जी ने अटल जी से रिक्वेस्ट की कि यहां से मुस्लिम कैंडिडेट को लाया जाए, तो शाह मोहम्मद खान वहां से लाए गए। परिणाम, भाजपा वहां जमानत जब्त कराकर 5वें नंबर पे रही। तो केवल धर्म के आधार पर या केवल यह देख लेना कि इस धर्म के या इस जाति के इतने प्रत्याशियों को टिकट दे देना नहीं। कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल, अब परिस्थिति, अब देश में हालात क्या है, विपक्षी जो दल हैं उनकी राजनीति का विच्छेद कीजिए, संधि विच्छेद, वो राज तो करना चाहते हैं लेकिन चुनावी नीति नहीं है।
राज तो करना चाहेंगे, लेकिन चुनावी नीति नहीं है। अब नीति नहीं होगी, कोई उनकी योजना नहीं होगी, तो कैसे वो अपने प्रत्याशी को चुनाव जितवाएंगे और राज करेंगे? जी बिल्कुल। मुकेश जी कुछ कहना चाहें? इसमें ऐड करना चाहूंगा, जो मुस्लिम प्रत्याशी की बात करें, देखिए विचारधारा वाली पार्टी है बीजेपी, और अघोषित तौर पे अगर कहें तो जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कहीं मुस्लिमों के खिलाफ जो है ये नहीं जाता है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी कहीं ना कहीं इस वजह से भी दूर हो जाते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बीजेपी को पसंद नहीं करती है इस मुद्दे पे। तो चूंकि अब मुद्दा छोड़ नहीं सकती पार्टी, इसलिए कैंडिडेट को छोड़ना पड़ रहा है। अब जो अब्दुल सलाम की बात की जा रही है कि केरला में जिनको आपने टिकट दिया है, वो बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष कहे, एक तरीके से सेकुलर व्यक्ति हैं, और इससे पहले जो वो वीसी रह चुके हैं, वीसी से रिटायर करके 2019 में ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था, और पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में 5 साल इन्होंने काम किया, और उसके बाद पार्टी ने भरोसा जताया है, टिकट दिया है। और खासतौर पे देखिए, एक विजिबिलिटी की जो बात होती है किसी भी पार्टी में, किसी भी चुनाव में जो कैंडिडेट का चयन होता है, विजिबिलिटी देखी जाती है। तो केरला का जो इक्वेशन है, केरला में जिस तरीके से एक जो मुस्लिम वोटरों का वहां पर एक बहुत बड़ा चंक है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, फिर क्रिश्चियन वोटर्स भी वहां पर बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के बीच में जो है जो हिंदू वोटर्स है, जो सनातनी वोटर है, उन दोनों का अगर सामंजस्य बिठाया जाए तो विनिंग फार्मूला जो है आपको, या तो आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी से आपको लेने पड़ेंगे, या नहीं तो आपको इधर से लेने पड़ेंगे। आप देखिए ए.के. एंटनी के बेटे जो हैं, अनिल एंटनी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, तो आपने उधर से भी तो लिया है आपने। तो जो विनिंग फार्मूला होता है, पार्टी लास्ट में वही देखती है कि जो जीत सके उनको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर लिया जाता है। और विनिंग कैंडिडेट्स, अभी तो लैटरल एंट्री बाकी है, ये तो पहली लिस्ट है ना। आप देखिए दूसरी और तीसरी लिस्ट में आपको कनिका लैटरल एंट्री भी दिखेगी बहुत सारी, जो कहीं से नहीं तो सीधा आगे ऊपर से आएंगे पैराशूट लेके, और उनको टिकट दे दिया जाएगा। और केवल ऐसा नहीं कि संगठन के आधार पर दिया, कुछ टिकटें ऐसी भी हैं जो प्रभाव से दिया गया है और पहुंच, जैसे आप सरोज पांडे का टिकट अगर आप देखें, राज्यसभा की सांसद है, पिछली बार जो दुर्ग उनकी परंपरागत सीट रही है, दुर्ग से वो हार गई थी पिछली बार, उसके बाद राज्यसभा में एडजस्ट किया गया उनको, लेकिन इस बार कोरबा से टिकट दिया गया है। हालांकि कोरबा और बस्तर जो है, ये दो ऐसी सीटें हैं छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी हार चुकी थी पिछली बार, तो इस बार कोरबा में उन्हें दिया गया है, और कोरबा में हो सकता है जो इस बार कुछ वहां पर चेंजेस हो, कमाल हो, और इस बार कमल जीते वहां पर। और जो सरोज पांडे, चूंकि उनका कद्दावर चेहरा है वो, और वो अच्छा काम करती है, वो क्षेत्र में काम करती है और संगठन से काफी करीबी जुड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी सफलता मिल सकती है। कोरबा उनके लिए नया क्षेत्र है, लेकिन वहां पार्टी चूंकि मजबूत हुई है, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम आए हैं बस्तर और कोरबा के क्षेत्र में, वहां उससे लगता है कि पार्टी वहां पर जीत सकती है। बिल्कुल मुकेश जी, वहीं दूसरी और तीसरी लिस्ट का चूंकि अभी ऐलान होना है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि करीब 60 से 70 नाम ऐसे हो सकते हैं जो काफी सीनियर लीडर्स हैं, उनके नाम यहाँ पर कट सकते हैं। और ये हमने पहली लिस्ट में भी देख लिया, साध्वी प्रज्ञा की अगर हम बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, हर्षवर्धन की हम बात करें, तो नाराजगी भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। देखिए, नाराजगी तो होगी, डेफिनेटली लोगों की नाराजगी होगी, लेकिन बगावत नहीं होगी। नाराजगी और बगावत में बड़ा फर्क है। तो अभी देखिए, हर्षवर्धन ने कहा कि मैं अपनी क्लिनिक की तरफ लौटूंगा, मीनाक्षी लेखी का कोई उस तरीके का बयान नहीं आया है। प्रज्ञा ठाकुर ने तो कहा है कि नहीं, संगठन का फैसला है, उन्हें एक्सेप्ट है, संगठन जो कहेगा वो करेंगे। तो बगावत कहीं से भी नजर नहीं होती है। और नाराजगी तो थोड़ी बहुत एक ह्यूमन नेचर है कि आप वहां से सांसद थे और आपकी जगह किसी दूसरे को दे दिया गया है, संगठन ने फैसला किया है, तो संगठन के फैसले का सब समर्थन कर रहे हैं। अगर आप गौतम गंभीर की भी बात करें, हालांकि गौतम गंभीर की सीट से अभी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही कह दिया है कि हम जो है अपने क्रिकेट करियर पे जो है ध्यान देना चाहेंगे। तो कहीं से बगावत नहीं है। और पहली लिस्ट में तो 80% लोगों को रिपीट किया गया है। जो 195 में 102 सीट जो है, 102 सीट जो है, वो पूरी तरीके से कास्ट इक्वेशन, जैसा कि मिश्रा जी बता रहे हैं कि जातीय इक्वेशन तो बिल्कुल उसमें जो है ध्यान रख करके किया गया है। उसमें ओबीसी कैंडिडेट है, SC ST, महिला, युवा, उन सारे चेहरों को किया गया। और बची हुई सीटों पे जो है वो विजिबिलिटी फार्मूला जो है उससे अपना करके जनरल कैटेगरी के कुछ लोगों को जो है टिकट दिया गया है। लेकिन तीसरी चौथी सीट जो लिस्ट होगी, या पांचवी लिस्ट भी हो सकती है, उसमें बहुत सारे नाम जो है वो आपको बिल्कुल नए दिखेंगे। जीतने वाले के भी नाम कटे होंगे, और जो पिछली बार सेकंड रहे थे, जो फर्स्ट रनर अप जो थे, उनके नाम भी इस बार चेंज किए जा रहे हैं। इसलिए पहली लिस्ट में सबको खुश कर दिया गया है, 80% जो है वो सीटिंग को दिया गया है। लेकिन आने वाली लिस्ट ऐसी नहीं होगी, कनिका।
चलिए बिल्कुल मुकेश जी, हरगोविंद जी, रमेश जी, साथ ही एके मिश्रा जी, आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए पहली लिस्ट जो ये जारी हुई है इसमें 195 उम्मीदवारों का यहां पर ऐलान हुआ। उसके बाद दूसरी और तीसरी लिस्ट की फिलहाल अभी ऐलान होना है, लेकिन उससे पहले कई बड़े जो नाम है बताया जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। हालांकि देखना होगा कि दूसरी और तीसरी लिस्ट में किन बड़े नामों का यहां पर ऐलान होगा और साथ ही किन बड़े सीनियर लीडर्स का नाम यहां पर कट सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।